In this video, I am going to discuss about the second part of sources of Muslim law, that is secondary sources of Muslim law. Secondary sources of Muslim law से तात्पर्य मुस्लिम विधि के द्वितीयक स्रोतों से है। द्वितीयक स्रोतों को हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम कस्टम या रूढ़ियां या अथवा उर्फ के नाम से जानते हैं। सेकेंड सोर्स को हम जुडिशियल डिसीजंस या न्यायिक विनिश्चय के नाम से जानते हैं। थर्ड सोर्स को हम लेजिस्लेशन या विधायन कहते हैं और फोर्थ सोर्स को हम प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस या फिर न्याय, साम्य एवं सद्विवेक के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। नाउ वी विल डिस्कस दीज सोर्सेज इन डिटेल वन बाय वन। द फर्स्ट सेकेंडरी सोर्स इज नोन एज कस्टम्स और उर्फ। पहले द्वितीयक स्रोत को हम रूढ़ियां अथवा प्रथाएं अथवा उर्फ के नाम से भी जानते हैं। Custom was never formally recognized as a source of Muslim law, though it has been occasionally referred to as supplementing the law. इसका अर्थ ये हुआ कि कस्टम को कभी भी मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में औपचारिक तौर पे स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन समय समय पे इसको विधियों को पूरकता प्रदान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। जब हमारे पास किसी समस्या के समाधान के लिए कोई नियम नहीं था, कोई लॉ नहीं बनाया गया था, उस परिस्थिति में लोगों को रेगुलेट करने के लिए हम कस्टम्स का यूज करते थे। बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, जो हमारे यहाँ इस्लाम आने के पहले का जो समाज था, अरब समाज, वहां पे लोगों को जो शासित किया जाता था वो बहुत सारी कस्टमरी लॉज थे, अर्थात बहुत सारे रूढ़िगत नियम थे जिनके आधार पे लोगों को शासित किया जाता था। लेकिन जब इस्लाम आया और प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने उनमें से कुछ ऐसी प्रथाओं को अन इस्लामिक माना और उन्होंने उन प्रथाओं को एबॉलिश कर दिया। Majority of these customs were abolished by the Prophet Muhammad and he declared them to be un-Islamic. उन्होंने बहुत सारी प्रथाओं को समाप्त कर दिया और उन्हें इस्लाम के विरुद्ध बताया। However, some of these customs were continued due to the Prophet's silent approval. उनमें से लेकिन कुछ ऐसी प्रथाएं थी जिनको पैगंबर मोहम्मद साहब ने मना नहीं किया, न ही उन पे रोक लगाई, और वो प्रथाएं प्रचलन में बनी रही। उन प्रथाओं के प्रचलन में बने रहने की वजह से उनको हमने पैगंबर मोहम्मद साहब का मौन समर्थन मान लिया, उनको हमने पैगंबर मोहम्मद साहब का साइलेंट अप्रूवल मान लिया कि पैगंबर साहब ने इनको मना नहीं किया है। अगर स्पष्ट तौर पे उन्होंने उनको साफ तौर पे मना नहीं किया है, इसका मतलब उस प्रथा को पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना समर्थन दिया हुआ है। ये बहुत सारी जो ट्रेडिशंस थी, जो कस्टम्स थी, उनको पैगंबर मोहम्मद साहब की परंपराओं में शामिल करते हुए हम लोगों ने स्वीकार किया। ये जो कस्टम्स थी वो मैरिज, डावर और डिवोर्स वगैरह से संबंधित थी। एक प्रथा को वैलिड प्रथा के रूप में या वैध प्रथा के रूप में स्थापित करने के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं जिनका पूरा किया जाना जरूरी है। Some of the requirements are necessary to be fulfilled for a valid customs. ये जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हम आवश्यक शर्तों की बात कर रहे हैं, ये शर्तें हैं। फर्स्ट वन इज जनरल प्रिविलेंस इन द कंट्री इज नेसेसरी। द कस्टम का जनरल प्रिविलेंस होना जरूरी है देश में, अर्थात लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा जो कस्टम फॉलो किया जा रहा है उसको हम वैलिड कस्टम के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। अर्थात उस ऐसे कस्टम्स जो उसको बहुत सारे लोग मान रहे हैं उनको ही हम वैध कस्टम के रूप में, वैध प्रथा या रूढ़ी के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इट मस्ट बी टेरिटोरियल, अर्थात उसको क्षेत्र विशेष के लिए होना चाहिए। इट मस्ट बी टेरिटोरियल। Third requirement is that it need not be existing from the time of the Prophet's companions. ये जरूरी नहीं है कि ऐसी प्रथाएं पैगंबर मोहम्मद साहब के सहयोगियों के समय से चली आ रही हो। बस जरूरी क्या है कि ये इतने पुराने समय से चली आ रही हो कि इट शुड बी इमेमोरियल, अर्थात ये ह्यूमन मेमोरी के बियॉन्ड होना चाहिए, जिसको हम ये आइडेंटिफाई ना कर सके कि ये प्रथा जो है कितने सालों से चली आ रही है। 10-20 साल से चले आने वाली प्रथा को हम टाइम इमेमोरियल की संज्ञा नहीं दे सकते हैं।
Fourth requirement is that it must be ancient and इनवेरिएबल। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी प्रथा जिसको हम वैध प्रथा के रूप में मान्यता देने जा रहे हैं, वो बहुत ही प्राचीन होनी चाहिए, एंशियंट होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। अर्थात प्राचीन समय में उसको जिस तरीके से लोग अपना रहे थे, जिस तरीके से उस प्रथा के अनुसार का अनुसरण कर रहे थे, उसी अनुसार जो है वर्तमान में भी उसका प्रचलन होना चाहिए। उसके उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इनवेरिएबल भी होना चाहिए कस्टम को। एंड द फिफ्थ रिक्वायरमेंट इज दैट इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, अर्थात यह लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जब किसी कस्टम में ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी तभी हम उस प्रथा को वैध प्रथा के रूप में मान्यता प्रदान करेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ कस्टम अंडर मुस्लिम लॉ। अगर ये सवाल उत्पन्न होता है कि प्रथाओं की मुस्लिम विधि के तहत वर्तमान में क्या स्थिति है, तो इसके बारे में शरीयत एक्ट 1937 में बताया गया है। शरीयत एक्ट 1937 aims at restoring the law of Islam to all Muslim communities residing in India and abolishing customs contrary to the शरीयत। अर्थात शरीयत एक्ट 1937 जो अधिनियम हमारे सामने आया, उसका उद्देश्य था कि जो भी मुस्लिम कम्युनिटीज हमारे यहाँ इंडिया में रिसाइड कर रही हैं, जो भी भारत में रह रही हैं, उनके ऊपर समान रूप से इस्लामिक लॉ को अप्लाई किया जाए और ऐसी कस्टम्स को समाप्त किया जाए जो कि शरीयत के विरुद्ध हैं। इस एक्ट को एप्लीकेबल बनाया गया सारे मुस्लिम्स के ऊपर इंडिया में, चाहे वो किसी भी स्कूल से बिलोंग करते वाले रहे हों। तो द एक्ट इज एप्लीकेबल टू एवरी मुस्लिम irrespective of the school to which he or she belongs. नेक्स्ट जो बात इसमें है वो शरीयत एक्ट 1937 के सेक्शन 2 से रिलेटेड है। सेक्शन 2 शरीयत एक्ट का ऐसे कस्टम्स को और यूसेजेस को एब्रोगेट करता है और उनके जो कि मुस्लिम लॉ को रूल्स को डिस्प्लेस करने वाले हैं, ऐसे रूल्स को ऐसे कस्टम्स को एब्रोगेट किया गया है सेक्शन 2 के माध्यम से। सेक्शन 2 ऑफ शरीयत एक्ट 1937 के द्वारा ये बताया गया है कि जो 10 बातें हैं, उन 10 मामलों में जो रूल ऑफ डिसीजन जहां पे पार्टीज मुस्लिम होंगी वो मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरिया लॉ होगा और कोई भी कस्टम जो इसके कॉन्ट्ररी इफेक्ट का होगा वो अप्लाई नहीं करेगा। इसका तात्पर्य ये है कि जो 10 बातें सेक्शन 2 में बताई गई हैं, फर्स्ट इंटरस्टेट सक्सेशन अर्थात गैर वसीयती उत्तराधिकार, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल्स अर्थात महिलाओं की विशेष संपत्ति, थर्ड मैरिज या विवाह, फोर्थ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अर्थात विवाह विच्छेद, फिफ्थ मेंटेनेंस अर्थात भरण पोषण, सिक्स्थ डावर या मेहर, सेवेंथ गार्जियनशिप या संरक्षकता, एट्थ गिफ्ट्स अर्थात दान, नाइन्थ ट्रस्ट या न्यास एंड टेंथ ट्रस्ट प्रॉपर्टीज एंड वक्फ अर्थात न्यास की संपत्ति अथवा वक्फ के मामले में यदि पक्षकार मुस्लिम हैं तो उनके ऊपर मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसे हम शरिया लॉ के नाम से जानते हैं वो अप्लाई करेगा, न कि कस्टमरी लॉ अप्लाई करेगा। लेकिन इसके अलावा सेक्शन 2 में कुछ एक्सेप्शन भी बताए गए हैं कि फिर भी इस नियम के होते हुए भी अ मुस्लिम इज स्टिल गवर्न्ड बाय कस्टमरी लॉ। एक मुस्लिम को कस्टमरी लॉ से गवर्न किया जा सकता है एग्रीकल्चरल लैंड के मामले में, टेस्टामेंटरी सक्सेशन के मामले में और चैरिटीज एंड रिलीजियस एंडाउमेंट्स के मामले में अर्थात धार्मिक या पूर्त विन्यास के मामलों में एक मुस्लिम को जो है कस्टमरी लॉ से गवर्न किया जा सकता है। सेक्शन 3 ऑफ शरीयत एक्ट प्रोवाइड करता है कि एडॉप्शन, विल्स एंड लीगेसीज, एडॉप्शन अर्थात दत्तक से संबंधित, विल्स अर्थात वसीयत से संबंधित और लीगेसीज के मामले में जो कस्टमरी लॉ है उससे एक व्यक्ति गवर्न हो सकता है
भले ही उसका ये कहा गया है सेक्शन 2 में कि रूल ऑफ लॉ मुस्लिम्स को गवर्न करने वाला वो शरिया लॉ होगा, न कि कस्टमरी लॉ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 3 के तहत, धारा 3 के तहत ये घोषणा कर देता है कि वो अपने कस्टमरी लॉ से गवर्न नहीं होना चाहता है, वो शरीयत लॉ से गवर्न होना चाहता है, तो उस परिस्थिति में वह व्यक्ति शरीयत लॉ से गवर्न होगा। अन्यथा वह व्यक्ति एडॉप्शन, विल्स और लीगेसीज के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह कस्टमरी लॉ से गवर्न होता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम खोजा मुस्लिम्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं। खोजा मुस्लिम्स कम्युनिटी में एक कैटेगरी है खोजा मुस्लिम्स की। उनके यहाँ ये कस्टम चला आता है कि वो अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी विल कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने सेक्शन 3 के तहत ये डिक्लेरेशन कर दिया है कि मैं अपने कस्टमरी लॉ से गवर्न ना होकर के शरीयत लॉ से गवर्न होना चाहता हूँ, तो वहां पे यदि कोई खोजा मुस्लिम जिसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी विल कर दी है, तो वो विल वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि शरीयत लॉ ये कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी पूरी प्रॉपर्टी विल नहीं कर सकता है, उसका कुछ हिस्सा उसको अपने पास रखना पड़ता है, उसके बाद बाकी के हिस्से को ही वो विल कर सकता है, पूरी की पूरी संपत्ति विल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये डिक्लेयर कर दे रहा है कि मैं पर्सनल लॉ से अब गवर्न होना चाहता हूँ, ना कि कस्टमरी लॉ से, तो वहां पे ऐसा व्यक्ति यदि ऐसा कोई विल बनाता है तो वो विल वैलिड नहीं होगा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो भी मुस्लिम्स इंडिया में हैं वो कस्टमरी लॉ से अभी भी गवर्न हो सकते हैं, एक्सेप्ट द 10 मैटर्स इन्यूमरेटेड इन सेक्शन 2 ऑफ द शरीयत एक्ट। तो सेक्शन 2 में जो 10 बातें बताई गई हैं उनमें कोई भी व्यक्ति शरीयत एक्ट से गवर्न होगा। उसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड के मामले में, टेस्टामेंटरी सक्सेशन के मामले में, या चैरिटीज एंड रिलीजियस एंडाउमेंट्स के मामले में कोई व्यक्ति कस्टम से गवर्न हो सकता है। इसके अलावा सेक्शन 3 के तहत अगर किसी ने डिक्लेयर नहीं किया है व्यक्ति ने कि वो अपने कस्टमरी लॉ से गवर्न होना चाहता है, से गवर्न नहीं होना चाहता है, अपने पर्सनल लॉ या शरिया लॉ से गवर्न होना चाहता है, तो वो व्यक्ति अडॉप्शन, विल्स एंड लेगेसीज के मामले में शरीयत लॉ से गवर्न होगा, अन्यथा वह अपने कस्टमरी लॉ से ही गवर्न होगा। एक केस आया था अब्दुल हुसैन वर्सेस सोना डेरो का, 1917 का ये केस है। इसमें एक सिंधी नोबलमैन थे जो कि जिनकी डेथ हो गई थी और उनकी कोई विधवा नहीं थी और ना ही उनके कोई जो है इश्यूज थे। उस इस केस में जिस पर्सन की डेथ हुई थी उनके हाफ ब्रदर सन अर्थात सौतेले भाई के बेटे ने ये क्लेम किया दैट ही वाज एंटाइटल्ड टू द एंटायर स्टेट। उनका ये कहना था कि ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मेरी है, और जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उनकी सिस्टर या उनकी सिस्टर के जो बेटे हैं, that the sister of deceased or her son were barred from claiming any right to the property based on a family custom। तो जो हाफ ब्रदर के सन थे अर्थात सौतेले भाई के जो बेटे थे, उनका ये कहना था कि डिसीज्ड की कोई विडोज नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी मेरी है, इस पे ये मुझे मिलनी चाहिए और डिसीज की सिस्टर या सिस्टर के सन को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा फैमिली कस्टम है। प्रिवी काउंसिल ने हेल्ड किया कि दिस कस्टम वाज नॉट प्रूव्ड बिकॉज सेवरल मेंबर्स ऑफ द फैमिली डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ द कस्टम। बहुत सारे मेंबर्स थे जो फैमिली के, उनका ये कहना था कि ये ऐसा कोई कस्टम उनकी जानकारी में नहीं है, उनको ऐसे किसी फैमिली कस्टम की जानकारी नहीं है। फर्दर प्रिवी काउंसिल ने ये कहा कि the burden of proof lies on the person who claims he is governed by custom। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि हम इस ऐसे किसी रूढ़ी से या कस्टम से गवर्न हो रहे हैं, इस बात को साबित करने का भार उस व्यक्ति के ऊपर होता है। और वहां पे अगर कोई हम स्पेशल यूसेज की बात कर रहे हैं जो कि ऑर्डिनरी लॉ रिलेटिंग टू सक्सेशन को मॉडिफाई करना है, तो उसको एंशियंट होना चाहिए और इनवेरिएबल होना चाहिए। और अब्दुल हुसैन वर्सेस सोना डेरो के केस में जो पर्सन ये क्लेम कर रहा था कि ये प्रॉपर्टी पूरी मेरी है, ऐसा हमारे यहाँ फैमिली कस्टम है, वो इस बात को प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन नहीं दिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टम।
अगर कस्टम के महत्व की बात की जाए तो भले ही कस्टम को एज अ फॉर्मल सोर्स या औपचारिक स्रोत के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ इन टेक्स्ट ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज कस्टमरी प्रैक्टिसेस आर रिगार्डेड एज लॉ। जहां पे हमारे पास टेक्स्ट में कोई बात नहीं बताई गई है, जो प्राइमरी सोर्सेज से रिलेटेड जो भी टेक्स्ट हैं उनमें अगर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई नियम नहीं बताया गया है, तो उस परिस्थिति में जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, जो रूढ़ियां या प्रथाएं जो प्रचलन में हैं, उनके आधार पे नियम और बनाए जा सकते हैं। The British courts in India held that a custom would prevail over a written text provided that custom was ancient and invariable। हमारे यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो ब्रिटिश जो भी कोर्ट्स थी उनका ये मानना था कि कस्टम रिटन टेक्स्ट के ऊपर प्रिवेल करेगा अगर वो कस्टम इस तरीके की है कि वो एंशियंट है और इनवेरिएबल है, अर्थात बहुत प्राचीन है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो लंबे समय से एक समान रूप से चली आ रही है। तो ऐसे कस्टम्स को हम प्रिवेल कराएंगे रिटन टेक्स्ट के ऊपर। Now, this secondary source of Muslim law, that is known as judicial decisions or precedents, अर्थात न्यायिक विनिश्चय या प्रेसिडेंट्स, अर्थात इसको हम कह सकते हैं पूर्व निर्णय। हमारे यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था, उसके पहले प्रिवी काउंसिल के जजमेंट्स बाकी के जो भी लोअर कोर्ट्स थे उनके ऊपर बाइंडिंग नेचर रखते थे, उनका बाइंडिंग इफेक्ट होता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद जो हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स हुई, वहां सुप्रीम कोर्ट को हमारे यहाँ एपेक्स कोर्ट बनाया गया, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की के नाम से इसको जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय के बाद हायरार्की में जो आते हैं वो है हाई कोर्ट्स या उच्च न्यायालय, विभिन्न राज्यों में जो उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। और फिर इसके बाद जो हायरार्की में थर्ड नंबर पे आते हैं वो है हाई कोर्ट्स के जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जिनको हम लोअर कोर्ट्स के नाम से या लोअर जुडिशरी के कोर्ट्स जिनको हम कह सकते हैं वो। तो यदि कोई निर्णय जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, वो निर्णय हाई कोर्ट्स के ऊपर और हाई कोर्ट्स के जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके ऊपर बाइंडिंग फोर्स रखते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि जजमेंट ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट बिकम्स एन अथॉरिटी फॉर द कोर्ट सबॉर्डिनेट टू इट, अर्थात जो सुपीरियर कोर्ट्स के जो उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वो बाकी के न्यायालयों के ऊपर बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वो लॉ ऑफ द लैंड है, अर्थात वो ऐसे नियम हैं जिनका बाइंडिंग इफेक्ट होता है बाकी के जो भी लोअर कोर्ट्स होते हैं। आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 141 में भी इस बारे में एक्सप्लेन किया गया है, और ऐसी ही बात रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस में भी दोहराई गई है। ये जो भी डिसीजंस दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट्स के द्वारा, ये डिसीजंस बाद में जो भी फ्यूचर केसेस आते हैं उनके लिए प्रेसिडेंट्स के रूप में एक नजीर के रूप में हम उनको देखते हैं। अ प्रेसिडेंट इज नॉट मियरली एन एविडेंस ऑफ लॉ बट अ सोर्स ऑफ इट। एक जो प्रेसिडेंट होता है, जो पूर्व निर्णय होता है, वो सिर्फ विधि के लिए एक साक्ष्य के रूप में काम नहीं करता है, बल्कि वो एक विधि के स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। एंड द कोर्ट्स ऑफ लॉ आर बाउंड टू फॉलो द प्रेसिडेंट्स, और जो भी न्यायालय हैं उनको ये निर्णय, ये बातें माननी पड़ती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम केसेस की बात करें जिन्होंने प्योर मुस्लिम लॉ में संशोधन किया या उनमें परिवर्तन लाया, तो इस नजर से हमें दो केसेस सबसे महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। जो फर्स्ट केस है वो है हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी का 1919 का केस। इस्लाम में ये माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति जिससे आप जो है ब्याज पे पैसा लिए हैं, इस्लाम में ऋण पे ब्याज लेना या उसको सूद लेने को हराम बताया गया है। लेकिन यदि ऐसी परिस्थिति है जहां पे न्याय प्रदान करने का उद्देश्य है, तो वहां पे ब्याज के साथ जो है रकम को वापस दिलाया जा सकता है। हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी के केस में ऐसा हुआ था कि जब मैरिज डिसॉल्व हुई तो वाइफ को जो मेहर की रकम थी वो देना हस्बैंड की तरफ से ड्यू हो गया था, लेकिन हस्बैंड ने अनपेड डावर को पे करने से मना कर दिया।
तो मामला जब न्यायालय में गया तो वहां पे न्यायालय ने जो अनपेड डावर का अमाउंट था, जो अदेय मेहर की रकम थी, उस पे न्यायालय ने इंटरेस्ट के साथ जो है उस रकम को वापस लौटाया। इस तरीके से जो प्योर मुस्लिम लॉ है वो भले ही इंटरेस्ट लेने को या ब्याज को मना करता है, लेकिन इस केस में कोर्ट ने ब्याज सहित जो है मेहर की रकम को वापस करने का आदेश दिया था। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट केस अगर है वो हम कह सकते हैं शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हमारे यहाँ एक लैंडमार्क जजमेंट है, ये 2017 का केस है। इस केस के जरिए जो हमारे यहाँ ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस चली आ रही थी, उस ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया हमारे यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस तरीके से जो नियम चले आ रहे थे उनमें पहले की जो भी चीजें, या आप कह सकते हैं कि जो भी स्थापित नियम थे उनमें कहीं ना कहीं इन निर्णयों के माध्यम से परिवर्तन लाया गया। थर्ड सेकेंडरी सोर्स की यदि हम बात करें तो इसको हम लेजिस्लेशन या विधायन के नाम से जानते हैं। लेजिस्लेशन या विधायन जो है इस्लाम में ये माना जाता है कि गॉड इज द सुप्रीम लेजिस्लेटर, अर्थात ईश्वर या अल्लाह जो है सर्वोच्च निर्माण करता है किसी भी नियम के या कानून के। और उन इस इस्लाम में ये भी माना जाता है कि कोई और एजेंसी या बॉडी जो अर्थ पे है वो लॉ बनाने के लिए अथॉरिटी उसको नहीं है, उसको प्राधिकार नहीं है। लेकिन जो ये इस्लाम की ये जो बात है इसमें एक और बात भी शामिल है। उनका ये कहना है कि जो भी लेजिस्लेटिव मॉडिफिकेशंस अगर किए जाते हैं विधायिका के द्वारा, अगर कुछ संशोधन किया जा रहा है तो वो एक तरीके से इंक्रोचमेंट है, अर्थात एक तरीके से अधिकारों का हनन है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जो है परिस्थितियां बनी जब हमें नए नियमों की और नए कानूनों की जरूरत पड़ने लगी। नए नियमों और कानूनों की जरूरत पड़ने के लिए फिर हम लोगों ने कुछ नए कानून बनाए। तो जो अभी लॉज मुस्लिम लॉ के द्वारा जो भी लॉज बनाए गए उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट है प्री इंडिपेंडेंस एरा एंड द सेकेंड वन इज पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। प्री इंडिपेंडेंस एरा अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जो कुछ अधिनियम बने हुए थे वो अधिनियम, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुछ अधिनियम बने, हम उन अधिनियमों को बारी बारी से उनके बारे में शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट जो प्री इंडिपेंडेंस एरा का एक्ट था वो है द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913। इस एक्ट के जरिए जो रूल ऑफ प्योर मुस्लिम लॉ था उसको चेंज नहीं किया गया था, बस इसके जरिए री एस्टैब्लिश किया गया था फैमिली वक्फ से रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ लॉ चले आ रहे थे, जिनको जुडिशियल डिसीजंस के माध्यम से मॉडिफाई किया गया था, बस उन्हीं को री एस्टैब्लिश करने का काम मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 के माध्यम से किया गया। सेकेंड लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें तो वो है द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 को हम शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस एक्ट ने जो एज ऑफ द मैरिज थी बॉयज के लिए सॉरी वो 21 ईयर्स और फीमेल्स के लिए वो 18 ईयर्स की बात की। इस्लाम में ये माना जाता है कि कोई व्यक्ति जो 15 वर्ष की आयु को अटेन कर लिया है वो वयस्क हो गया है और वो अब अपनी स्वतंत्र सहमति से मैरिज करने के लिए सक्षम होता है। लेकिन चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का ये कहना था कि कोई भी मैरिज जो कि बॉयज की 21 ईयर्स के से कम एज में और गर्ल्स की 18 ईयर्स से कम एज में अगर की जा रही है तो वो चाइल्ड मैरिज के रूप में उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और ऐसी मैरिजेस के लिए जो पार्टीज लाइबल होंगे उनको पनिश किया जाएगा। भले ही ऐसे मैरिजेस की वैलिडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो पार्टीज ऐसी मैरिजेस को करा रहे हैं वो पनिशेबल होते हैं। बाद में 2006 में 1929 के एक्ट को जो है अल्टर कर दिया गया और कुछ इसके प्रोविजंस को यथावत रखा गया, और इस 1929 के एक्ट को रिपील करने के बाद नया एक्ट जो बन के आया उसको हम प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट 2006 के नाम से जानते हैं। थर्ड अगर हम
प्री इंडिपेंडेंस एरा के इनेक्टमेंट की बात करें तो वो है द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट या 1937 का जो एक्ट है, ये इनेक्टमेंट मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए जितने भी जो भी लॉज हैं उनके लिए ये कहता है कि सबके ऊपर समान रूप से नियम और कानून लागू होंगे, उनके ऊपर कस्टम्स का कोई प्रभाव नहीं होगा, कस्टम्स से कोई व्यक्ति गवर्न नहीं होगा, वो शरीयत लॉ से गवर्न होगा, अर्थात 1937 के एक्ट से गवर्न होगा। फोर्थ एक्ट है द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939। इस एक्ट के जरिए जो प्योर मुस्लिम लॉ था उसको मॉडिफाई किया गया, क्योंकि प्योर मुस्लिम लॉ के तहत फीमेल्स को मैरिज को डिसॉल्व कराने का कोई राइट नहीं दिया गया था, लेकिन 1939 के एक्ट के तहत जुडिशियल डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल करने के लिए फीमेल्स को राइट प्रोवाइड किया गया। सेक्शन 2 में 9 ग्राउंड्स दिए गए हैं जिन आधार पे एक स्त्री अपने विवाह को विघटित कराने के लिए न्यायालय में एप्लीकेशन दे सकती है। अब हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के काल में कुछ जो अधिनियम बने हैं, तो उनमें सबसे पहले अधिनियम की अगर हम चर्चा करें तो वो है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इस एक्ट के जरिए मेंटेनेंस को दिए जाने की बात की गई कि डिवोर्स के बाद एक पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी वाइफ को मेंटेन करने की वो इद्दत के टाइम पीरियड तक है, ऐसी बात जो है इस एक्ट में बताई गई थी। और सेकेंड जो एक्ट है वो है द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, जिसको हम ट्रिपल तलाक एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस एक्ट के जरिए ट्रिपल तलाक को बैन किया गया था और ये कहा गया कि ट्रिपल तलाक वॉइड होगा और इलीगल होगा, और जो भी पार्टीज ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस करेंगी उनको पनिश किया जाएगा। नाउ द लास्ट secondary source of Muslim law is known as justice, equity and good conscience, अर्थात न्याय, साम्य एवं सद्विवेक का सिद्धांत। न्याय, साम्य और सद्विवेक का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसको हम इस्तिहसन के नाम से या ज्यूरिस्टिक इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। ज्यूरिस्टिक इक्विटी टर्म या इस्तिहसन टर्म जो है हनफी स्कूल के जो प्रोपाउंडर थे अबू हनीफा, उनके द्वारा बताया गया था। अबू हनीफा एक ग्रेट ज्यूरिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि फॉर द लेइंग डाउन ऑफ द लॉ, हम इस अपने विवेक के आधार पे हम परिस्थितियों के अनुसार, जैसी परिस्थितियां स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, उन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अपने विवेक के अनुसार यदि हम चाहें तो निर्णय कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य क्या होता है, न्याय प्रदान करना, जिसका उद्देश्य होता है कि हम जो पीड़ित पक्षकार हैं या जो एग्रीव्ड पार्टी है हम उसको न्याय प्रदान करें। इस तरीके से सेकेंडरी सोर्सेज में न्यायालय के पास ये विवेक है कि वो अपने तर्क के आधार पे, अपनी बुद्धि के, अपने विवेक के, अपने डिस्क्रिशन के आधार पे निर्णय दे सके। थैंक यू।